नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में 142 नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर्स को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। बता दें कि उन्होंने शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ चिकित्सा क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण पर भी जोर दिया गया। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह कदम राज्य में स्वास्थ्य और सेवाओं में विस्तार की दिशा में बेहद ही महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने आयुष्मान योजना के तहत भी 61 लाख कार्ड वितरित कर 17 लाख से अधिक मरीजों को 3300 करोड़ रुपए से अधिक के कैशलेस उपचार मुहैया कराने की जानकारी दी। जहां आपको यह भी बताते चले कि मुख्यमंत्री ने यह भी बताया है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले के मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की लगातार प्रयास कर रही है और जहां हल्द्वानी में राज्य का पहला आधुनिक कैंसर संस्थान भी बन चुका है। और इसके साथ ही हेली एम्बुलेंस, निःशुल्क पैथोलॉजिकल जांच में टेलीमेडिसिन सेवाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट की, जहां उन्होंने राज्य के ग्रामीण विकास और कृषि व्यवस्था के साथ साथ प्राकृतिक आपदा से प्रभावित अवसंरचना के पुनः निर्माण पर चर्चा की। इस दौरान आपको बताते चले कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य की 184 करोड़ के निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी है और जिनकी कुल लंबाई 1228 किलोमीटर की होगी। और जहां मुख्यमंत्री ने हाल ही में प्राकृतिक आपदा में 946 सड़कों और 15 पुलों को क्षतिग्रस्त होने की जानकारी दी और इस पुनः निर्माण के लिए विशेष मदद की आवश्यकता पर जोर दिया गया। उन्होंने राज्य में कृषि क्षेत्रों को सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्र से अतिरिक्त बजट की मांग की है और खासकर जंगली जानवरों से फसलों को होने वाली क्षति को भी रोकने के लिए कहा। जहां केंद्रीय मंत्री ने इन प्रस्तावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। खबर देहरादून से ही है, जहां नगर निगम के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहर वासियों को बधाई दी और कहा कि नगर निगम अब अपनी स्थापना के 27वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और इस दौरान कई महत्वपूर्ण विकास कार्य और उपलब्धियां हासिल की गई। मुख्यमंत्री ने मेयर सौरभ थपलियाल, नगर के आयुक्त और पूरी टीम को शुभकामनाएं दी और कहा कि आने वाले समय में देहरादून को क्लीन, ग्रीन और बेहतर सुविधाओं वाला शहर बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। जहां उन्होंने शहर की बढ़ती चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि जल्द ही दिल्ली और देहरादून एलिवेटेड रोड भी शुरू होगा, जिससे कि शहर में यातायात और भी बढ़ेगा और इसके साथ ही एयरपोर्ट, ट्रेन और बस सेवाओं के विस्तार के साथ साथ शहर की बसावट में भी तेजी आएगी। जहां आपको बता दें कि इन चुनौतियों से निपटने और देहरादून को आदर्श शहर बनाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मैं स्थापना दिवस नगर निगम के इस अवसर पर देहरादून के सभी नगर निगम वासियों को, देहरादून शहर वासियों को, सभी देहरादून के महानगर के हमारे मेयर सौरभ थपलियाल जी को, नगर आयुक्त समेत पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और अपनी स्थापना से लेकर अब तक 28वें साल में नगर निगम प्रवेश कर गया है। अनेक उपलब्धियां, अनेक विकास के काम नगर निगम ने किए हैं। अनेक सुविधाओं को बनाने का काम नगर निगम के स्तर पर हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दोपहर संसद भवन के कैंटीन में भोजन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद की कैंटीन में केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी के साथ दोपहर का भोजन किया। आपको बताते चले कि अमित शाह ने संसद की कैंटीन में आज भोजन किया और जहां गृह मंत्री अमित शाह ने सांसद अनिल बलूनी के साथ तमाम विषयों पर चर्चा भी की। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जहां आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर कैंटीन में भोजन करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आए और जहां तमाम विषयों पर उन्होंने अपने विचारों को साझा किया और साथ ही साथ आपको बता दें कि तमाम कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद रहे।
तो गृह मंत्री अमित शाह ने संसद की कैंटीन में भोजन किया, जहां गृह मंत्री अमित शाह के साथ तमाम सांसद जो है वो आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बताते चले कि भोजन के दौरान उन्होंने तमाम विषयों पर विचार भी साझा किए, जहां आपको बता दें कि खास तौर पर अगर बात की जाए तो अमित शाह ने संसद की कैंटीन के भोजन की तारीफ भी की और आपको बता दें कि अनिल बलूनी के साथ उन्होंने भोजन किया और तमाम सांसद इस समय उनके साथ नजर आए। तो केंद्रीय मंत्री गृह अमित शाह ने आज दोपहर कैंटीन में संसद भवन की कैंटीन में भोजन किया, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद की कैंटीन में केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी के साथ दोपहर का भोजन किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। देहरादून के स्थित हरक सिंह रावत के आवास पर सिख समुदाय के लोग पहुंचे और जहां विरोध प्रदर्शन करने लगे, तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान हरक सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹਟਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਤਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 3 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾਈ ਆ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਕਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸਤਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਹੰਗ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ दो कौड़ी दी राजनीति बंद करो, बंद करो। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां बनभूलपुरा में रेलवे अतिक्रमण को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस और प्रशासन के साथ रेलवे पुलिस बल भी पूरे तरीके से उनके ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया और जिसमें कि एडीएम विवेक राय, सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल चौहान के साथ साथ एसपी सिटी मनोज कतियाल के नेतृत्व में यह फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि कल सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले को लेकर फैसला आना है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भी पुलिस पूरे तरीके से नजर बनाए हुए है। लोगों से अपील की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करें। तो आपको बता दें कि रेलवे के अतिक्रमण को लेकर अलर्ट पूरे तरीके से नजर आ रहा है, जहां क्षेत्र में कल सुप्रीम कोर्ट को लेकर जिस तरीके से उनकी ओर से फैसला आएगा, इससे पहले ही पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड में नजर आया और जहां आज हल्द्वानी में पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च भी निकाला गया। बेसिकली सोशल मीडिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज की डेट में। उसकी मॉनिटरिंग के लिए हम लोगों ने स्पेशल टीम जो है बनाई है। इसमें 4 लोग हैं जो कंटिन्यूअस मॉनिटर कर रहे हैं और सोशल मीडिया में कोई भी बेसलेस यानी कि बेबुनियाद और भ्रामक और किसी को इकट्ठा करने के लिए और दिग्भ्रमित करने के लिए अगर कोई सूचनाएं चलाएगा तो उसके खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। और इसके अलावा जो पब्लिक है उसमें एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि हम लोग बिल्कुल तैयार हैं और जो भी माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय होगा उसका हम लोग 100% अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और पूरी पब्लिक की सेफ्टी के लिए फोर्स तैनात है। और हम लोग केवल एक डाउट हम लोगों को जो है कि भाई कोई भी गलत इरादे से यदि कोई है और जो सोच रहा है कि मैं इस मौके का या इस अवसर का गलत फ़ायदा उठा लूँ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, तो उसके साथ हम बहुत ही सख्ती से निपटेंगे और उन्हीं के लिए हम लोगों ने तैयारी की। कल जो एक संभावित है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में तिथि नियत है, तो उसको लेकर के लोगों के मन में किसी प्रकार की आशंका न हो, किसी के प्रकार का भय न हो, कोई संशय न हो, उसको लेकर के हम लोगों ने तैयारी की है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे एसपी सिटी साहब हैं, हमारे एडिशनल एसपी लाल कुआं हैं और हमारे सिटी मजिस्ट्रेट हैं, एसडीएम साहब हैं, साथ ही साथ सभी सीओज हैं, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स हैं। अच्छी संख्या में फोर्स लगा करके हम लोग हैं लोगों के बीच में जा रहे हैं, जिससे कि उनको किसी प्रकार का संशय नहीं रहे, कानून का शासन कायम रहेगा और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो मैंडेट दिया जाएगा उसका अच्छे से अनुपालन कराया जाएगा।
अब खबर हरिद्वार से है, जहां शिवालिक नगर क्षेत्र में जिलाधिकारी के निर्देश पर रैन बसेरे की पूरी तरीके से व्यवस्था कर दी गई है। जी हां, आपको बता दें कि ठंड बढ़ने के साथ साथ अब जरूरतमंदों के लिए सुरक्षित आश्रय मिल सके, इसके लिए पूरी तरीके से प्रशासन की ओर से मुस्तैदी दिखाई गई। जहां आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर में इस कैंप को लगाया गया। जगह नगर पालिका कार्यालय में संचालित रैन बसेरे में बिस्तर, कंबल, पीने का पानी और प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी तारिक खान ने इस पर जानकारी दी है कि शीतकालीन मौसम के मद्देनजर बेसहारा लोगों के लिए रैन बसेरे का हाईटेक और अच्छी सामग्री का उपयोग किया गया है, जहां इसका उद्देश्य ठंड में बिना घर के लोगों को एक सुरक्षित ठिकाना देना है। इन रैन बसेरों का लाभ स्थानीय क्षेत्रवासियों के साथ साथ आश्रितों को भी मिलेगा, और जिससे कि वे शीतलहर से बच सकेंगे, तो वहीं उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगी। अभी शीतकालीन अभी जो है गर्मियों का वो सर्दियों का जो है मौसम आ रहा है, तो ऐसे आश्रित जो लोग होते हैं, बेसहारा जो लोग होते हैं, उनके लिए नगर पालिका शिवालिक नगर ने एक रेन बसेरा बनाया है और बहुत हाईटेक और अच्छी इसमें सामग्री इस्तेमाल करते हुए उस रेन बसेरा को स्थापित किया है। सभी यहाँ के क्षेत्रवासियों को, जो आश्रित लोग हैं, उनको इसका फ़ायदा मिले। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अब खबर हरिद्वार से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के जिलाधिकारी को देश का सबसे सुंदर और स्वच्छ जनपद बनाने के निर्देश दिए। बताते चले कि इस दिशा में कदम उठाते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आज हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण के सभागार में अधिकारियों और सामाजिक संस्थानों के साथ बैठक भी की, जहां आपको यह भी जानकारी दे दें कि बैठक में गंगा घाटों और आसपास के इलाकों को स्वच्छ रखने के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया है कि मुख्यमंत्री का सपना है कि हरिद्वार को न केवल राज्य बल्कि पूरे देश का सबसे सुंदर और स्वच्छ जनपद बनाया जाए, और इसके लिए सभी विभागों के साथ साथ गैर सरकारी संस्थाओं की भी मदद ली जा रही है। जहां बैठक में गंगा घाटों की सफाई और शहर को स्वच्छ रखने के उपायों पर भी जोर दिया गया, ताकि हरिद्वार की सुंदरता और स्वच्छता को बढ़ावा दिया जा सके। राज्य का नहीं, पूरे भारत का सबसे स्वच्छ और सुंदर जनपद बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा के अनुसार हम कार्रवाई कर रहे हैं, और इसमें जगह जगह सफाई अभियान के साथ साथ लोगों को कैसे इस कार्यक्रम में जोड़ा जाए, उसके लिए आज एक यहाँ पर बैठक की गई थी, जिसमें गैर सरकारी संगठन, कई संस्थाएं यहाँ पर आई। उन्होंने क्या क्या सफाई के लिए क्या कार्य कर रहे हैं और कैसे कर सकते हैं, उसमें जिला प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट करके, नगर निगम के साथ कोऑर्डिनेट करके हमने कुछ एरियाज डिसाइड किए हैं। कुछ कमियां भी पता चली हैं, जिसमें कि विभागीय अधिकारी को डायरेक्शन दिए गए हैं, जैसे कई जगह अतिक्रमण की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, कुछ जगह जो है गंदगी अभी भी है, वहाँ पर कैसे हम मॉनिटरिंग और बेहतर कर सकते हैं, और जो नॉन गवर्नमेंट बॉडीज़ जो कार्य कर रही हैं उसमें नगर निगम या अन्य जो हमारी सरकारी विभाग हैं वो कैसे इन्वॉल्व होकर साथ में काम कर सकते हैं, इस बारे में विशेष चर्चा की गई। सर, स्थानीय लोगों के साथ साथ जो पर्यटक श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके अंदर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए क्या कुछ आगे की रणनीति है? देखिए, हमारे हरिद्वार जनपद के लिए विशेषता यही है कि यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर हैं उससे कहीं अधिक मुख्य स्नानों पर कावड़ आदि में आते हैं, और जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो भी यहाँ पर स्वच्छता का पालन करें। तो इसके लिए एक सुझाव दिया गया है कि जैसे कि हमारे जो मुख्य मार्ग हैं जहाँ से हमारे श्रद्धालु शहर में आते हैं, वहाँ पर जगह जगह होर्डिंग्स में और इस तरह से प्रचार प्रसार किया जाए कि उनको यहाँ पर इस विषय की गंभीरता से भी उनको जानकारी हो कि यहाँ पर स्वच्छता के लिए कचरा इधर उधर न डालें, हाईवे हो या घाट हो या नदी हो। साथ ही जो हमारे मुख्य धार्मिक स्थल हैं या जहाँ पे क्राउड आता है, वहाँ पर लाउड स्पीकर या अन्य माध्यमों से भी लगातार इस बारे में अनाउंसमेंट्स किए जाएं। अब खबर रामनगर से है, जहां नेपाल के प्रसिद्ध शुक्ला फांटा राष्ट्रीय उद्यान से 15 सदस्यीय जो प्रतिनिधि है वो मंडल कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के दौरे पर पहुंचा। जहां आपको बता दें कि इस दल का नेतृत्व नेपाल के वाइल्ड लाइफ वंडर चंद्रशेखर चौधरी ने किया, जहां दौरे का मुख्य उद्देश्य दोनों पार्कों के बीच इको टूरिज्म को बढ़ावा देना और उनको जोड़ना है। जहां आपको यह भी बताते चलें कि प्रतिनिधि मंडल ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर साकेत बडूला और अन्य अधिकारियों के साथ भी चर्चा की, जहां चौधरी ने यह भी जानकारी दी है कि शुक्ला फांटा नेशनल पार्क बायोडाइवर्सिटी में समृद्ध है, लेकिन वहां पर्यटन सीमित है। उन्होंने यह भी कहा है कि कॉर्बेट का पर्यटन मॉडल
शुक्ला फांटा में लागू कर पर्यटन और रोजगार को बढ़ाने की आवश्यकता है, जहां डॉक्टर बंडोला के कहना है कि कॉर्बेट में इको टूरिज्म की व्यवस्थाएं अच्छी तरह से विकसित हैं और इसलिए नेपाल का दल इन व्यवस्थाओं को समझकर अपने पार्क में लागू करना चाहता है। इससे दोनों ही देशों के नेशनल पार्कों के लिए सहयोग और पर्यटन को एक नई दिशा मिलेगी। हम 15 आदमी का ट्रिप है ये, और हमारा इसमें स्टेक्स में नेपाल गवर्नमेंट का कर्मचारी भी है ऑफिशियल, और हमारा लोकल क्या कहते हैं विलेजर्स, मतलब निजी प्राइवेट सेक्टर में टूरिज्म सेक्टर का है, और हमारा कंजर्वेशन पार्टनर्स में जेडसल, NTNC, हिमालयन नेचर कनेक्ट, ये मतलब स्टेक्स और ये सदस्य है इस ट्रिप में। और हमारा उद्देश्य क्या है, मतलब शुक्ला फाटा नेशनल पार्क और यहाँ जिम कॉर्बेट का टूरिज्म जो है उसको कैसे लिंक किया जाए, हमारा खास उद्देश्य इसी के रिसर्च के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। ये नेपाल का जो शुक्ला फाटा नेशनल पार्क है, वहाँ से जो टूरिज्म से जो रिलेटेड ऑफिसर्स हैं वो, और जो स्टेक होल्डर्स हैं टूरिज्म से, उनका एक दल कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के भ्रमण पर आया था। उनके यहाँ पर आने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये कि हम इको टूरिज्म को कैसे हम यहाँ पर चलाते हैं। हमारी जो टीम है वो, जब हमारे जो पर्यटक हैं वो अंदर जाते हैं पार्क के क्षेत्र में, तो वहाँ पर किस तरह से उनको ब्रीफिंग करते हैं। हमारे जो नेचर गाइड्स हैं उनका किस तरह से ट्रेनिंग की जाती है, और हमारे जो जिप्सी ऑपरेटर्स हैं वो किस तरह से जिप्सी ऑपरेट करते हैं। इन सब चीज़ों को देखना, उससे जानकारी एकत्र करना, और जो रिजॉर्ट्स और जो बाकी जो हमारे पर्यटन के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ वार्ता करके समझना कि किस तरह से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ये पर्यटन चलाया जा रहा है। आप जानते हैं कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पूरे देश में जो इको टूरिज्म है उसमें एक बहुत अग्रणी स्थान रखता है। इसीलिए जो नेपाल का जो दल है वो यहाँ पर आके इन चीज़ों को सीखने की प्रयास करता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर कालाडूंगी से है, जहां तहसील के कोटाबाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय पड़ाव में महिलाओं को सम्मान नागरिकता संहिता यानी कि UCC के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बता दें कि बाल विकास परियोजना रामनगर के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं को विवाह पंजीकरण के आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी गई और उन्हें UCC के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण करने के लिए भी प्रेरित किया गया, जहां आंगनबाड़ी की कार्यकर्त्रियों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से महिलाओं को जागरूक किया और साथ ही साथ पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में भी विस्तार से समझाया गया। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान, बेल पड़ाव विद्यालय की अध्यापिकाएं और आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ तमाम लोग मौजूद रहे और इस कार्यक्रम में महिलाओं को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया गया और जिसका बेहद ही महत्वपूर्ण प्रभाव जो है वो यहाँ महिलाओं में नजर आया, जिससे कि वे अपने कानूनी दायित्वों को समझ सके और साथ ही साथ समान नागरिकता संहिता के तहत अपने अधिकारों का उपयोग भी कर सके। अब खबर देहरादून से है, जहां शिक्षा विभाग में गलत तरीके से दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले शिक्षकों पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि पहले विभाग ने ऐसे 51 शिक्षकों को नोटिस जारी किया था। अब शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ऐसे शिक्षकों का ब्यौरा सार्वजनिक करने का आदेश भी जारी किया है। मंत्री का साफ तौर पर कहना है कि ये मामले 1991 से लेकर 2017 तक के हैं और जब कुछ शिक्षकों ने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षा विभाग में नौकरी हासिल की, उन्होंने कहा कि इन मामलों की जांच जारी है और अब इन शिक्षकों की सूची भी सार्वजनिक की जाएगी। सच बात यह है कि ये 1991 से लेकर 2017 तक के केस हैं और एक दिव्यांग टीचर ही, कुछ टीचर जो है कोर्ट गए थे और उन्होंने कहा कि साहब ये सर्टिफिकेट इनके गलत बने हैं। तो मैंने तुरंत, जैसे मैं शिक्षा मंत्री बना, मैंने उसके जांच के आदेश दिए और आपने देखा होगा कि कई जो है उसमें सर्टिफिकेट जो है गलत पाए गए और उसमें से कई टीचर रिटायर्ड भी हो चुके हैं। अब यह है कि अगर जो गलत पाए गए हैं उनको एक बार सुनवाई का मौका दिया गया है और अगर वो गलत पाए गए होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर।
तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।